आज की क्लास में हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित क्वेश्चंस हल करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि दर्शाए गए चित्र में नंबर ए है बिंदुओं ए व बी तथा नंबर बी बिंदुओं ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम लोगों को ए बी और ए सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे आंसर। तो इसको हल करने के लिए भी हम लोग संधारित्र वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि जिन दो बिंदुओं के बीच हम लोगों को प्रतिरोध या संधारित्र ज्ञात करना है तो उसको पहले बना लेते हैं। ठीक है, इस फिगर को थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन अपनी मर्जी के अनुसार, ये नहीं कि एकदम इस सर्किट को ही बदल देंगे। तो ये रहा बिंदु ए और इस बिंदु से चलना है हम लोगों को बी तक पहुंचना है। तो ए से बी की तरफ चलना प्रारंभ करेंगे और ये पता करने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं या फिर कौन कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ए से 3 भुजाएं निकली हुई हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 भुजाएं अपनी सुविधा अनुसार बना लेंगे ऐसे। ठीक है, तो एक भुजा ए से बी तक सीधे पहुंच रही है, जिसके बीच में केवल और केवल एक प्रतिरोध है। तो सबसे पहला काम वो वाला बना लेंगे। बन गया, ये है पॉइंट बी। इस भुजा में एक प्रतिरोध यहाँ लगा है, एक प्रतिरोध यहाँ, और दोनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये कैसे पता चला कि श्रेणी क्रम में है? क्योंकि इन दोनों प्रतिरोधों के बीच केवल और केवल एक ही ज्वाइंट है। आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया है कि अगर समांतर क्रम में रहेंगे तो 2 ज्वाइंट रहेंगे, और अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो केवल एक ही ज्वाइंट रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों तो श्रेणी क्रम में हैं, लेकिन इन दोनों का अगर प्रभावी प्रतिरोध R है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि R तो इसमें सब में दिया हुआ है, चलिए R डैश ले लेते हैं। अगर प्रभावी प्रतिरोध R डैश है तो उस प्रभावी प्रतिरोध के दोनों टर्मिनल इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल से जुड़े हुए, यानी कि इसके समांतर क्रम में होंगे, जो कि आप लोगों को दिख भी रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रहा R और एक और R है, इसके समांतर क्रम में है, और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है। इसी तरह से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये R और ये R श्रेणी क्रम में है। ये रहा बिंदु C और ये एक और प्रतिरोध, ऐसे। तो हम लोग इस परिपथ को इस परिपथ के जैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे, दिए गए परिपथ को निम्न परिपथ में बदला जा सकता है या फिर निम्न परिपथ के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, बदला जा सकता है, जिसमें स्पष्ट है कि ये सारे के सारे R हैं। ओ, क्वेश्चन में एक चीज़ छूटा हुआ है, जहाँ R बराबर 2 ओम। ओके, ये अब कंप्लीट क्वेश्चन रहा। तो सारे के सारे 2 ओम के हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, इस बिंदु को हम लोग बिंदु D मान लेते हैं। क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जिसमें स्पष्ट है कि भुजा ACB में तुल्य प्रतिरोध
प्रतिरोध R1 बराबर होगा R प्लस R बराबर 2R। कोई संदेह नहीं है। भुजा ए डी बी में तुल्य प्रतिरोध R2 मान लेते हैं, तो ये होगा R2 बराबर R प्लस R, ये भी 2R होगा, तथा R1 R2 और R समांतर क्रम में जुड़े हैं। ओके, अब ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R। तो R1 R2 और R समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध उसको हम लोग क्या मानेंगे, मान लेते हैं कि R डैश है। ठीक है, तो R डैश अगर है तो पता चल जाएगा 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। ये होगा तुल्य प्रतिरोध। यदि R डैश हो तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R, और अगर सारी वैल्यू रखा जाए तो ये है 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R, और ये 1/R डैश है ही। तो इसको तो आप लोग हल कर ही सकते हैं। देख रहे हैं हम यहाँ पे कि ये 1/2R है, ये 1/2R है, तो ये कुल मिला जुला के 1/R हो जाएगा जोड़ने के बाद, और ये 1/R है, एक और 1/R यहाँ पे है, तो ये कुल मिला जुला के हो जाएगा 2/R। अतः R डैश बराबर R/2, और R का मान रखेंगे तो आ जाएगा 1 ओम। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो गया आंसर ए का। ए में पूछा गया है कि बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमको तो ए व बी के बीच पता चल गया, अब हमारा काम है बिंदुओं ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तो बी वाला भी देखेंगे, तो वही काम इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि इस परिपथ को बदलेंगे अपने अनुसार। कैसे, हम लोगों को ए से चल करके बी तक पहुंचना है। ये मान लेते हैं ए बिंदु है, और सॉरी ए और सी के बीच में निकालना है ना, तो ए से चल करके सी के बीच सी तक पहुंचना है। तो सी तक पहुंचेंगे तो हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि कितने प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में है, कितने श्रेणी क्रम में है। ओके, तो फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि ए से 3 भुजाएं निकली हैं, ए से तो 3 भुजाएं निकली ही रहेंगी, और हमको पहुंचना है लेकिन सी तक। तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ए से सी तक एक तो सीधे गया हुआ है, मतलब एक प्रतिरोध है केवल, ये रहा एक प्रतिरोध, पहुंच गए। फिर ए डी बी, फिर इसके बाद सी तक गया है। ओके, कंफ्यूज हो रहा है? तो ये देखेंगे कि ए से 3 भुजाएं निकली हैं और सी तक केवल 2 पहुंची हैं। ठीक, तो यानी कि अगर हम लोग ए से सी तक पहुंचना चाहते हैं तो एक रास्ता तो केवल आर से होके जाता है, दूसरा ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी तक जाता है। ओके, तो इसको बनाएंगे हम लोग। तो अगर इसको बनाएंगे तो ए से पहले हमको पहुंचना पड़ेगा बी तक। तो हम पहुँचे इधर से चल के इधर, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, ये आ गया पॉइंट बी, और यहाँ से चले तो एक रेजिस्टेंस आया और ये है पॉइंट बी पर मिल गया,
अब ये बी जो है सी तक गया हुआ है एक रेजिस्टेंस के साथ। ये है पॉइंट बी। देख सकते हैं यहाँ पे कि ए से बी तक गए तो दो रेजिस्टेंस हैं, ए डी बी और ये ए बी। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग पहुँचे हैं बी से सी तक एक रेजिस्टेंस के थ्रू, है ना। तो देखिए वही बनाए हैं यहाँ पे कि ये रहा ए, ये है डी, ए डी एक रेजिस्टेंस आर, डी से बी तक एक रेजिस्टेंस आर, बी तक पहुंच गए, और ए से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, और बी से सी के बीच एक रेजिस्टेंस है, और ए से सी के बीच एक रेजिस्टेंस है आर। ओके, तो ए से 3 भुजाएं निकली हैं और सी तक 2 पहुंची हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमको स्पष्ट हो गया है कि ये भुजा इस भुजा के समानांतर है और इसका जो प्रभावी प्रतिरोध होगा इस सर्किट का वो इसके ठीक सीरीज में है, और इसका जो प्रभावी प्रतिरोध होगा वो इसके समांतर में है। तो यानी कि हमको ये समांतर वाला और ये समांतर वाला जोड़ देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ए व सी के बीच में क्या तुल्य प्रतिरोध है। एकदम इजी है। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे दिए गए परिपथ को ए व सी बिंदुओं के बीच चित्रानुसार दर्शाया जा सकता है। जिसमें स्पष्ट है कि स्पष्ट यह है कि भुजा ए डी बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध R1 बराबर R प्लस R बराबर 2R, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तथा भुजा नहीं, अब ये आएगा बिंदुओं ए व बी के मध्य R1 व R समांतर क्रम में हैं, अतः ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध यदि R2 हो तो 1/R2 बराबर 1/R1 प्लस 1/R होगा, और R1 का मान हमको मिल गया है 2R, तो ये हो जाएगा 1/2R प्लस 1/R, तो ये कुल मिला जुला के हो जाएगा 3/2R, अर्थात R2 बराबर 2/3R मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमको ये पता चल गया कि ये 2/3R है तो R इसके श्रेणी क्रम में आएगा, ठीक है। तो 2/3R प्लस R ये श्रेणी क्रम का हो जाएगा, यानी कि अतः भुजा ए बी सी में
तुल्य प्रतिरोध R3 बराबर, लिख देंगे यहाँ पे, यदि R3 हो तो R3 बराबर मिलेगा हमको R2 प्लस R, और R2 है 2/3R प्लस R, ये बराबर हो जाएगा 5/3R। यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग पता कर सकते हैं A और C के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा R3, इतना का R3 हो गया है, और ये R जो है समांतर क्रम में है। ओके, तो अतः बिंदुओं A व C के मध्य तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर कितना होगा, सॉरी समांतर क्रम में है ना, तो पहले तो ये लिख देंगे प्रतिरोध यदि R डैश हो तो 1/R डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R आएगा। तो सारे मान रख देंगे, 1/R3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/5R प्लस 1/R, और अगर इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8/5R। अतः R डैश बराबर 5/8R बराबर, यहाँ पे 2 ओम रखेंगे तो ये नीचे कट जाएगा, 5/4 ओम, और ये हो जाएगा आंसर हमारा फाइनल। तो A व C के मध्य हमको मिला 5/4 ओम, और A व B के मध्य हम लोगों को मिला है 1 ओम। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को अगर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य तुल्य धारिता अथवा तुल्य प्रतिरोध निकालना रहे तो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब आपके लिए एक होमवर्क है जिसमें आपको दिया गया है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ A व B में AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो परिपथ A है कुछ इस टाइप का, 1 2 अनंत तक गया है। ओके, ये है बिंदु A और ये है बिंदु B। पहला प्रतिरोध है R ओम का और दूसरा प्रतिरोध है R/2 ओम का, और यहाँ पे अगर तीसरा प्रतिरोध हो तो ये है R/4 ओम का, और ये अनंत तक गया है। फिर अनंत वाला कितना है वो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखना है अनंत प्रतिरोध। ओके, तो ये है परिपथ A। इसमें मैं आप लोगों को एक हिंट देना चाहूँगा कि इसमें देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में अनंत प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। पहला है R, दूसरा है R/2, तीसरा है R/4, इसी तरह से चौथा आएगा R/8, ऐसे ही चलता जाएगा। तो जब आप लोग इसको ऐड करेंगे और R को कॉमन ले लेंगे तो एक आपको सीरीज़ मिलेगी 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ऐसे करके, तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी बनेगी। तो आप लोग इसको जोड़ सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, और अगला जो
दूसरा बी वाला जो परिपथ है वो कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें सारे ही सारे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये है बिंदु ए, ये है बिंदु बी। पहला प्रतिरोध लगा है जो कि R है, दूसरा प्रतिरोध है 2R, तीसरा प्रतिरोध है 4R और ऐसे ही चला गया है अनंत तक। ओके, तो इसको भी आप लोग सेम टाइप का लग रहा है, ये समांतर क्रम में है और ये आप लोगों को पता चलेगा कि ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी बनेगा और आप लोग भी इसका बड़े ही आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रयास करिएगा। ओके, ये अगला क्वेश्चन है जो कि आपके NCERT के चैप्टर 3 का तीसरा क्वेश्चन भी है ना। तो इसमें पूछा गया है कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजित हैं, तो प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो ये तो काफ़ी इजी है, आप लोग कर भी लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है आंतरिक प्रतिरोध, इसके बारे में हम लोग 1-2 क्लास में पढ़ेंगे, तो अभी आप लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी परेशान मत होइएगा। प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टतापात ज्ञात कीजिए। फिर से एक नया शब्द आया वोल्टतापात। वोल्टतापात का मतलब विभवांतर है, यानी कि तीनों प्रतिरोधकों के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर ज्ञात करना है। तो इस तरह के नए नए शब्द आप लोगों को मिलते रहेंगे हिंदी में, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और इनके बारे में भी जान जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहला काम करेंगे, क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। दिया है R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर 3 ओम दिया हुआ है और तीनों को बोला गया है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तीनों प्रतिरोध। ओके, ये रहा R1, ये रहा R2 और ये रहा R3। ठीक है, और दिया गया है कि जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है। ओके, तो अब हम लोग हल करना शुरू करेंगे। तो ए वाले पार्ट में पूछा गया है कि संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है। ओके, तो माना संयोजन का कुल प्रतिरोध R है, तब अब ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 6 ओम। ये हो गया संयोजन का कुल प्रतिरोध। ओके, अब बी वाले पार्ट में पूछा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टतापात ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इस श्रेणी क्रम संयोजन को हम लोगों ने एक बैटरी से जोड़ा हुआ है जिस पर विभवांतर है V वोल्ट। ओके, तो धारा इधर की तरफ प्रवाहित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। ओके, तो जितनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है उतनी ही इसमें भी, उतनी ही इसमें भी, ये भी पता चल गया। तो इन तीनों प्रतिरोधों पर अगर विभवांतर V1, V2 और V3 हो तो आपको पता है कि V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये पता है, लेकिन V1 प्लस V2 प्लस V3 निकालेंगे कैसे ये नहीं पता है। तो ये कैसे पता चल जाएगा, आपको पता है कि V बराबर होता है IR, यानी कि अगर परिपथ में धारा हम लोगों को पता चल जाती है
तो हमको तीनों प्रतिरोधों पर विभव अलग अलग पता चल जाएंगे। तो धारा पता करने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है। अब हमको पता चल गया है कि संयोजन का कुल प्रतिरोध जो है क्या है, वो R है, यानी कि 6 ओम है। तो हम इस परिपथ को एक और फिगर से प्रदर्शित कर सकते हैं और वो बनेगा कुछ ऐसा, जहाँ पर ये प्रतिरोध होगा R और ये बैटरी भी ही रहेगी और धारा जैसी थी वैसी ही रहेगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, यानी कि अगर हमको इस R वाले प्रतिरोध में धारा पता चल जाएगी तो इसका मतलब हमको पता चल जाएगा कि इन R1, R2, R3 में धारा क्या प्रवाहित हो रही है। ओके, यानी कि हमको इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का पता लग जाएगा। तो सबसे पहले माना तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच क्रमशः V1, V2 तथा V3 विभवांतर है। ओके, चूंकि परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध R बराबर 6 ओम है, अतः हम परिपथ को चित्रानुसार दर्शाते हैं। कैसा? इस चित्र जैसा। इसलिए परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर V/R हो जाएगा, और V दिया है 12 वोल्ट और R हमको दिया, पता चल गया है 6 ओम। तो हमको पता चल गया कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर। ओके, तो परिपथ में धारा पता चल गई। अतः चूंकि तीनों प्रतिरोधों में धारा I ही प्रवाहित होती है, इसलिए हमको पता चल जाएगा V1 बराबर IR1 बराबर 2 गुणे 1। R1 जो है 1 ओम है, देखिए R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम, R3 इक्वल टू 3 ओम। तो बस रखते जाएंगे और मान निकालते जाएंगे। तो ये हो गया 2 वोल्ट। V2 बराबर IR2 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4 वोल्ट और V3 बराबर IR3 बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6 वोल्ट। ओके, और यही हमको मिल गया है आंसर। आप लोग ये करेक्ट है कि नहीं ये भी पता कर सकते हैं। ये कैसे पता करेंगे? चूंकि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर आएगा 12 वोल्ट, जो कि बराबर है V के, यानी कि बैटरी के विभव के, इसलिए उत्तर सत्य है। इसमें कोई डाउट नहीं बचा। ओके, तो वैसे तो आंसर इतना ही लिखना था, लेकिन आप लोग चाहें तो ये भी 2 लाइन लिख सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर भी करेक्ट ही आया है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ये अभ्यास प्रश्न का चौथा क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में
यानी कि समांतर क्रम में संयोजित हैं, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। और दूसरा पूछा गया है कि यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे नए नए शब्द दिख रहे हैं, विद्युत वाहक बल, तो आप लोग इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, केवल आप लोग इतना जानेंगे कि 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है इस समांतर क्रम के संयोजन को। ओके, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में आप लोगों को आने वाले 1-2 क्लास में बताया जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध से अलग अलग कितनी धारा प्रवाहित होगी, तथा बैटरी से ली गई कुल धारा, यानी कि कुल मिला के कितनी धारा होगी, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बैटरी से ली गई धारा मतलब जो हम लोग दिखाते हैं कि आई वहाँ से निकल रही है, फिर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 3 प्रतिरोध है, तो तीनों का योग जो होगा वो आई के बराबर होगा। तो आप लोगों को केवल वही आई ज्ञात करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 25 वाट 220 वोल्ट तथा 200 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यदि इस श्रेणी क्रम को 320 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाए तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम लोग गए मार्केट में और 2 बल्ब खरीदे। एक पे लिखा है 25 वाट 220 वोल्ट और दूसरे पे लिखा है 200 वाट और 220 वोल्ट। किसी किसी पे धारा भी लिखी जाती है। तो हमारे पास जो बल्ब है उसमें केवल वोल्टेज और उसका पावर लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग इसको 220 वोल्ट से जोड़ते हैं इस बल्ब को, पहले वाले बल्ब को, तो वो 25 वाट ऊर्जा खपत करता है। ठीक है, और ये उसका मैक्सिमम वोल्टेज बताया जाता है। और इस वोल्टेज से अगर ज़्यादा वोल्टेज पे, ज़रा सा भी ज़्यादा वोल्टेज पे जोड़ेंगे तो वो बल्ब मैक्सिमम चांस है कि वो फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये 200 वाट का बल्ब है, इसको भी अगर 220 वोल्ट से जोड़ते हैं तो ये 200 वाट ऊर्जा खपत करता है। और इसमें भी वही कंडीशन रहेगी कि 220 वोल्ट से अगर हम लोग ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों बल्ब जो हैं 220 वोल्ट पर चलने के लिए बने हुए हैं। ओके, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि हमारे पास एक श्रेणी क्रम है 2 बल्बों का। दोनों बल्बों में फिलामेंट लगे होते हैं, तंतु लगे होते हैं। उन तंतुओं का कुछ प्रतिरोध होता है। आप लोगों को ऑलरेडी किसी क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है ना। तो जब हम लोग उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। और इस श्रेणी क्रम को एक 320 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। और विद्युत स्रोत को दर्शाने के लिए ये गोला जैसा बना करके इस तरह का एक सिंबल बनाया जाता है। ठीक है, तो विद्युत स्रोत ऐसे है, इसको हम लोगों ने विद्युत स्रोत से जोड़ दिया है। तो ये है हमारा R1। मान लेते हैं कि पहले बल्ब का जो प्रतिरोध है R1 है और दूसरे बल्ब का जो प्रतिरोध है R2 है। ओके, और ये विद्युत स्रोत का जो विभव है वो V है और ये दिया हुआ है 320 वोल्ट। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। यानी कि हमको ये पता चल गया है कि अगर हमको पता चल जाए कि दोनों में से दोनों बल्बों के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, हम लोग मान लेते हैं कि ये V1 है और ये V2 है,
तो अगर हमको V1 और V2 पता चल जाए और अगर कोई 220 वोल्ट से ज़्यादा मिल जा रहा है, इसका मतलब है कि वो फ्यूज़ हो रहा है। क्लियर है या कि हमको केवल V1 और V2 पता करना है। जैसे ही हमको पता चलेगा कि कोई 220 वोल्ट से ज़्यादा है, इसका मतलब वो फ्यूज़ हो रहा है, हमको बस इतना ही पता करना है। ओके, तो ये कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। माना बल्बों के तंतुओं के प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 हैं, जिनकी शक्तियाँ P1 व P2 हैं, जहाँ P1 बराबर 25 वाट तथा P2 बराबर 200 वाट, ये तो दिया गया है। और दोनों बल्ब V डैश इक्वल टू 220 वोल्ट पर चलने के लिए बने हैं। ओके, तो अगर हम लोग P1 और P2 का अनुपात निकालना चाहें तो हमको यहाँ पे इन दोनों का विभव पता है और इन दोनों का प्रतिरोध पता है, तो हम लोग कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, V डैश स्क्वायर बटा R1 बटा V डैश स्क्वायर बटा R2, ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो V डैश बराबर है तो ये तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा R2 अपान R1 के। एक मैं कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों का कि कल के क्लास में आप लोगों को बताया गया है कि अगर श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध जुड़े रहते हैं तो P1 बटा P2 बराबर R1 अपान R2 बताया गया है, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि P1 बटा P2 बराबर R2 अपान R1, तो ये तो मामला गड़बड़ा रहा है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे लिखवाया गया है आपको साफ साफ अक्षरों में कि ये शक्ति क्षय का अनुपात है, और यहाँ पे जो उनकी मैक्सिमम शक्तियाँ हैं ये उसका अनुपात है। ध्यान रखिएगा, यही कन्फ्यूज़न होगा और आप लोगों को यही सीखना है इस क्वेश्चन में। ओके, पिछले क्लास में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि अगर दो प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ करके किसी विद्युत स्रोत से जोड़े हुए हैं और उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, इसमें भी मान लेते हैं धारा I प्रवाहित हो रही है। ओके, धारा अगर I प्रवाहित हो रही है तो वो दोनों प्रतिरोध कितना शक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो शक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं उनका अनुपात जो है P1 अपान P2 बराबर R1 अपान R2 लिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बल्ब बनाए गए हैं वो 25 वाट इस्तेमाल करेंगे अगर उनको 220 वोल्ट का विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है तब। पहला वाला है 25 वाट का, दूसरा है 200 वाट का, और दोनों के दोनों 220 वोल्ट पर चलने वाले हैं। तो हम लोग इनकी शक्तियों का अनुपात निकाल रहे हैं, ना कि शक्ति क्षय का अनुपात निकाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यही बात है, कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा आप लोग और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। हम लोग दोनों बल्बों की शक्तियों का अनुपात निकाले हैं और ये शक्ति क्षय का अनुपात है। क्लियर है बात? ओके, आगे बढ़ें। आगे है, माना श्रेणी क्रम को विद्युत स्रोत V बराबर 320 वोल्ट से जोड़ने पर परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है।
I प्रवाहित होती है तथा बल्बों के सिरों पर क्रमशः V1 व V2 विभवांतर आरोपित होता है। ओके, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि V1 बटा V2 बराबर IR1 बटा IR2 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा R1 बटा R2 के, और हमको R1 बटा R2 पहले से ही पता है कि ये है P2 अपान P1 के। इसको अगर समीकरण 1 बना लें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ओके, P1 और P2 क्या हैं? बल्बों की शक्तियाँ हैं, और जो पिछले क्लास में बताया गया था वो भी P1 और P2 से दर्शाया गया, इसलिए समस्या हो रही है। ये जो P1 और P2 हैं शक्ति क्षय हैं। ये P1 P2 क्या हैं? बल्बों की शक्तियाँ हैं। ये है शक्ति क्षय। ठीक है, दोनों समान सिंबल होने के कारण कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है कभी कभी। और आप लोग तो दाब भी पढ़े हैं, तो ये दाब हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही तरह के सिंबल कई जगह इस्तेमाल किए गए हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ओके, तो ये दाब नहीं है और ये शक्ति है, ना कि शक्ति क्षय। तो उम्मीद है कि सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक, तो हमको पता चल गया कि V1 अर्थात अलग लिख देते हैं, V1 बटा V2 बराबर P2 अपान P1, और हमारा काम केवल इतना है कि V1 और V2 पता करना है। ओके, ये हो गया समीकरण नंबर 2, तथा V बराबर V1 प्लस V2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि V है, V1 और V2 उत्पन्न हुआ है, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समीकरण 2 तथा 3 से हमारा काम क्या है, याद है ना? V1 और V2 ज्ञात करना है। तो इन दोनों समीकरणों में हमको P2 पता है, P1 पता है और V पता है, और दो समीकरण हैं, दो वेरिएबल हैं, तो हम लोग बिना कहे सुने V1 और V2 पता कर सकते हैं इन दोनों समीकरणों का इस्तेमाल करके। ओके, तो समीकरण 2 तथा 3 से अगर आप लोग ज्ञात करना चाहें तो V बराबर V1 प्लस V2 का मान यहाँ से इसमें रख दीजिए, तो ये पता चल जाएगा V2 बराबर आएगा P1 V1 बटा P2। एक और बात पता चलेगी, V बराबर V1 का मान अगर यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा P2 V2 अपान P1 प्लस, ये पहले से V2 है, V2 क्या किया हमने, इसी समीकरण में एक बार V1 का मान रख दिया V2 के टर्म में, एक बार V2 का मान रख दिया V1 के टर्म में, तो हमको V1 भी पता चल जाएगा और V2 भी पता चल जाएगा, वो भी बड़े आराम से। ओके, तो अब हम यहाँ से V1 का मान निकालेंगे और यहाँ से V2 का मान निकालेंगे। अतः V1 बराबर अगर आप लोग निकालना चाहेंगे तो ये आएगा P2 V बटा P1 प्लस P2, कोई दिक्कत नहीं होगी, तथा V2 बराबर आएगा P1 V बटा P1 प्लस P2। ओके, अब हमको सारे मान ज्ञात हैं तो हम सारे मान यहाँ पे रखेंगे और V1 और V2 का मान निकालेंगे। अतः V1 बराबर P2 का मान है 200 वाट और V का मान है 320। ओके, और P1 प्लस P2 हो जाएगा 225, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर हम लोग भाग देना चाहें तो इसको हम लोग 25 से डिवाइड कर सकते हैं,
ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे भाग नहीं दे सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 0.6/9। ओके, और इसको अगर आप लोग तेज़ी से भाग देंगे तो ये आएगा 284.4 वोल्ट तथा V2 बराबर आएगा, P1 का मान है 25 गुणे V का मान है 320/225। ओके, तो ये हो जाएगा 320/9। कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी अगर तेज़ी से भाग देंगे तो ये आएगा 35.5 वोल्ट आएगा। तो बिना कहे सुने हमको पता चल गया कि V1 जो है 220 वोल्ट से ज़्यादा है, यानी कि ये फ्यूज़ हो रहा है। कौन सा वाला? V1 किसका वोल्टेज है? वो R1 वाले का। R1 किसका है? जो P1 वाला है, यानी कि 25 वाट वाला फ्यूज़ होने जा रहा है। ओके, चूँकि 25 वाट वाले बल्ब पर 284.4 वोल्ट आरोपित हो रहा है, जो 220 वोल्ट से ज़्यादा है। अतः यह बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरी तरह से क्लियर है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। इस पे होमवर्क में आप लोगों को दिया गया है कि 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 200 वोल्ट है इस बार। ठीक है, 100 वाट 200 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ओके, तथा इस श्रेणी क्रम को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। ओके, यदि दोनों बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। ओके, तो यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि शक्ति क्षय और शक्ति में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो आप लोग इसको हल करिएगा और आज के क्लास में इतना काफ़ी है। और ये प्रतिरोधों के संयोजन पे आधारित जितने भी क्वेश्चन थे लगभग हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन और भी हैं, ढेर सारे टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे किताबों में, तो आप लोग करने का प्रयास करिएगा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में पढ़ाया गया समझ में आया होगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि जितने भी ये स्टार्टिंग के चैप्टर हैं 4-5 चैप्टर, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपके लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, तो आप लोग मेहनत करते रहिए। ओके।